हेलो एवरीवन। मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो सेशन के अंदर, जिसमें हम कवर करेंगे क्लास 12th इंग्लिश का विस्टास बुक से चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इसमें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैप्टर को के क्वेश्चन आंसर करने से पहले एक चीज़ जरूर आपको ध्यान से समझनी है कि ये जो पूरे पूरे चैप्टर है ये बेस है कम्प्लीटली किस पे, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है। बेसिकली अंटार्कटिका के बारे में जैसे ही आपको पता चलता है तो आपको ये जहन में आता है कि बिल्कुल ये आईसी क्या है, मतलब एक बर्फ़ वाला आइलैंड है, मतलब कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो बेसिकली ये भी बात आपको याद रखनी है। एक चीज़ ये तो हो गई, एंड साथ के साथ एक और चीज़ आपको जो याद रखनी है वो ये है कि इसमें एक प्रोग्राम चलाया गया। इसका नाम क्या है? आइस ऑन स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट ऑन आइस करके इसका प्रोग्राम है, जिसके तहत हमारे जो इस चैप्टर की ऑथर जिनका नाम तिशानी दोषी है, उनको कहाँ लेके जाते हैं? अंटार्कटिका लेके जाते हैं। जब उन्हें अंटार्कटिका लेके जाते हैं तो किस तरीके उनको एक्सपीरियंस होता है उसी को इसमें उन्होंने इस चैप्टर में दिखाया है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात बताया गया थोड़ा हिस्ट्री के बारे में भी, इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा किस तरीके से ये जो पूरा पूरा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट था भारत के साथ मिल करके पहले ये गोंडवाना कॉन्टिनेंट क्रिएट करता था। मतलब ये हिस्ट्री में अगर थोड़ा देखें, बहुत साल पहले, मिलियंस ऑफ ईयर पहले, लगभग 65 करोड़ साल पहले जो भारत और जो अंटार्कटिका है वो दोनों ही एक ही कॉन्टिनेंट का हिस्सा होते हैं, जिसे हम लोग गोंडवाना कहा करते थे। तो बेसिकली ये बातें आपको ध्यान में याद रखनी है कि ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर के अंदर है वो है एक प्रोग्राम जिसका नाम है स्टूडेंट ऑन आइस। ठीक है, जिसे रन कर रहे थे मतलब जेफ ग्रीन। बेसिकली जब ये चैप्टर लिखा गया तो उससे 6 साल पहले से ये जो प्रोग्राम कंडक्ट किया जाता था जेफ ग्रीन के थ्रू। एंड था क्या, थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा मैं। तो बेसिकली जो जेफ ग्रीन थे वो पहले क्या करते थे, जो ओल्ड एज के लोग थे, किसको, ओल्ड एज हो गए, सेलिब्रिटीज़ हो गए, उनको लेकर के जाते थे कहाँ पे, अंटार्कटिका लेके जाते थे। बट उन्होंने अब रिसेंटली जब चैप्टर को लिखा गया उस समय उन्होंने क्या किया, स्टूडेंट्स को लेके जाना स्टार्ट कर दिया। किसको? स्टूडेंट को। अब स्टूडेंट ही क्यों, यही क्वेश्चन इससे रिलेटेड यही पूछा गया। क्वेश्चन फिर पढ़ लेते हैं अगेन से। व्हाट वर द जेफ ग्रीन रीजन फॉर इंक्लूडिंग द हाई स्कूल स्टूडेंट इन द स्टूडेंट ऑन आइस एक्सपेडिशन। एक्सपेडिशन इन द सेंस एक कार्यक्रम, एक प्रोग्राम है जिसके तहत हाई स्कूल के बच्चों को अंटार्कटिका लेके जाते हैं। कौन? जेफ ग्रीन। सो आंसर बहुत सिंपल सा है, बहुत सीधा आंसर है। एक बार पढ़े आपको इजीली समझ आ जाए। चलो फिर एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। चाइल्ड आर द मोर रिसेप्टिव्स, रेडी टू ऑब्जर्व, लर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्ट। ये बातें याद रखनी है कि जो स्टूडेंट होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो लर्निंग स्टेज पे होते हैं, वो चीज़ों को ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, और सीखने के बाद उस चीज़ को वो करने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी बात है जो बच्चों को सिखाया जाता है वो उसे एक्शन में लेके आते हैं, मतलब उस पर एक्ट करते हैं। अनलाइक द एल्डरली पीपल, जो बूढ़े लोग होते हैं, हु आर एट द एंड देयर ऑफ प्रोडक्टिव लाइफ। प्रोडक्टिव लाइफ इन द सेंस अब वो जीवन उनका एंडिंग स्टेज पे है, तो वो ज़्यादा कुछ भी प्रोडक्टिव या यूनिक इनोवेटिव चीज़ें नहीं कर सकते। वहीं अगर हम बच्चों की बात करें, जो चिल्ड्रन होते हैं, चिल्ड्रन कैन द गिव बैक द सोसाइटी सब्सटेनली एंड प्रैक्टिसेस व्हाट दे लर्न एक्सपीरियंस। मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंटली दे कैन करेक्ट डिसीजन एंड एक्ट व्हेन द टाइम कम्स एंड द सेव द एनवायरमेंट। बेसिकली अंटार्कटिका हमारे एक एनवायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखो दो बातें बहुत इंपॉर्टेंटली, पहली चीज़ देखो, एक ओल्ड पर्सन है और एक यंग पर्सन है। यंग इन द सेंस आप सभी जो है 11th-12th क्लासेस का भी है वो। तो अभी आपके अंदर क्या है, आपकी जो लाइफ है वो प्रोडक्टिव है, मतलब आपको जीवन में बहुत कुछ करना है, सीखना है। लेकिन जो ओल्ड एज होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, वो लोग सारी चीज़ें कर चुके होते हैं। तो इन दैट सिचुएशन क्योंकि जो स्टूडेंट को लेके जाएंगे वो ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, सीखेंगे कि एनवायरनमेंट कैसे बचाया जा सकता है। लेकिन जो ओल्ड लोग, मान लो वो समझ भी लेते हैं कि एनवायरनमेंट नुकसान हो रहा है, बट वह उनकी लाइफ एंडिंग स्टेज पे, तो वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते एनवायरनमेंट के लिए। सो इसी वजह से जेफ ग्रीन ने क्या किया, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको लेके जाना स्टार्ट किया कहाँ पे, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में। आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन के अंदर। सो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज द राइटर रियलाइज दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़ वेरी रियल। वेरी रियल इन द सेंस जब कोई चीज़ आप आंखों से देखते हो तो वो चीज़ आपको पता चलती है कि वो कितनी खतरनाक है। क्यों? जैसे आप लोग घर पे बैठे हो, आप घर पे बैठे बैठे ये सोच रहे हो कि चलो भाई कहीं पे ना बर्फ़ पिघल के गिर गई, कहीं पे बाढ़ आ गया, कहीं पे सुनामी आ गया, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत नॉर्मल सी चीज़ होगी। बट वो चीज़ को जब अपनी आंखों से आप रियलाइज़ करते हो, देखते हो, तो आपको बड़ी ही रियलिस्टिक लगती है और आपको काफ़ी उसका ज़्यादा क्या थ्रेट, मतलब डर सा लगता है। तो ऐसा ही कुछ ग्लोबल वार्मिंग के किस्से को लेकर के ऑथर के साथ होता है। जो हमारी ऑथर का नाम अगेन से बता दूँ क्या है, तिशानी दोषी। ठीक है, सो देखते हैं एक बारी आंसर में क्या है हमारा। द राइटर विजिट अंटार्कटिका, अंटार्कटिका गई, ठीक है, हमारी ऑथर। तो उन्होंने खुद देखा अपनी आंखों से कि ग्लेशियर किस तरीके से टूट रहे हैं, जो आइस स्लैब्स है वो कैसे कोलैप्स हो रही हैं। ठीक है, और उन्होंने ये सारी सारी चीज़ें अपनी अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा। और जो उसका इफ़ेक्ट है, उसका जो इफ़ेक्ट है वहाँ के फूड चेन पे देखा। आप एक चीज़ और आपने चैप्टर में देखी होगी, दैट इज़ कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन बेसिकली क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, जो वहाँ के पूरे के पूरे फूड चेन को वहाँ पे चलाता है। ठीक है, दैट्स व्हेन
सी रियलाइज दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज रियल। देखो, अब जिस चीज़ को आपने बारीकी से देखा, आपने बर्फ़ को पिघलते देखा, बड़े बड़े पहाड़ियों को टूटते देखा, बर्फ़ के ग्लेशियर को पिघलते देखा, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल रियलिस्टिक होती है। मतलब एक छोटी से छोटी चीज़ आपने होते हुए देखी है, तो आप वो समझ सकते हो किस तरीके से वो इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर सकती है। सो इसलिए ऑथर के लिए जो राइटर है हमारे, उन्होंने क्या किया, इस वाले ग्लोबल वार्मिंग का जो थ्रेट है उनके लिए बहुत रियल है, वेरी रियल है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रिविलेशन डिड द ऑथर हैव ऑन विजिट टू अंटार्कटिका। तो बेसिकली जब ऑथर ने अंटार्कटिका विजिट किया तो उन्हें क्या क्या चीज़ें और भी सामने से देखने को मिली, समझ आती हैं। सो जो राइटर हमारी जब अंटार्कटिका विजिट करती है, वो नोटिस करती है ब्यूटी ऑफ बैलेंस। ब्यूटी ऑफ बैलेंस, किस तरीके से अंटार्कटिका के अंदर सारी चीज़ें बैलेंस बैलेंस भी क्यों है, क्योंकि अभी तक वहाँ पे ह्यूमन ने कोई इंटरप्शन नहीं करी है। पहली चीज़ तो आप ये समझो कि ये कि जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है हमारा, वो हमारे इस दुनिया से सबसे अलग है। मतलब बिल्कुल साउथ पोल के अंदर, और बिल्कुल वहाँ पे ह्यूमन बींग है ही नहीं। ह्यूमन बींग भी कौन है, जो वहाँ पे रिसर्च के लिए जाता है या विजिट के लिए जाता है, ठीक है। दैट वहाँ पे कोई इंटरप्शन नहीं है, कोई पॉल्यूशन नहीं है, इस वजह से वहाँ पे क्या है, एक ब्यूटी ऑफ बैलेंस बना हुआ है। इन प्ले अवर प्लेनेट एंड रियलाइज दैट द एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड। मतलब एक चीज़ दूसरे से कनेक्टेड है और दूसरी तीसरे से कनेक्टेड है। मतलब एक छोटी चीज़ दूसरे को इफेक्ट कर सकती है, दूसरी तीसरे को। जैसे फाइटोप्लैंक्टन की ही बात करेंगे, अगर फाइटोप्लैंक्टन ना हो अंटार्कटिका के अंदर, बाकी वहाँ के जो भी एक्वेटिक एनिमल है वो मर जाएंगे। क्यों? उन्हें फूड ही नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बेसिक है। बेसिक इन द सेंस, ये जो पौधा होता है ये आसपास के एनवायरनमेंट से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और उससे फोटोसिंथेसिस करके उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करता है, और यही क्या करते हैं, एक्वेटिक एनिमल लेते हैं। तो बेसिकली वहाँ पे अगर देखा जाए कि एक चीज़ दूसरी चीज़ से कनेक्टेड है, मतलब एक ना हो तो फिर दूसरी भी उसके बिना सर्वाइव नहीं कर पाएगी। सो इस तरीके से हमारा तीसरा क्वेश्चन खत्म होता है। हम चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द फाइटोप्लैंक्टन, व्हाट इज़ देयर इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली इसी की बात कर रहे थे हम, फाइटोप्लैंक्टन क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो, फाइटोप्लैंक्टन बेसिकली सिंगल सेल एक ऑर्गेनिज्म होता है, एक पौधा है। एंड पौधा क्या करता है, सनलाइट को ऑब्जर्व करता है, और सनलाइट को ऑब्जर्व करके क्या करता है, वो फूड प्रिपरेशन करता है। इस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आपने सेवन्थ क्लास या 10th क्लास में पढ़ा होगा इसके बारे में। सो इसकी इंपॉर्टेंट क्या है अंटार्कटिका के अंदर। तो फाइटोप्लैंक्टन, द ग्रासेस ऑफ द सीज आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द साउदर्न ओशियन। तो बेसिकली ये क्या, साउदर्न ओशियन के अंदर पाए जाने वाले सिंगल सेल एक प्लांट है, जो कि नरिश करता है पूरे के पूरे ओशियन के फूड चेन को। अब बात करते हैं, पहली चीज़ की बात करें कि जो फूड चेन, मतलब पहला ये क्या होता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है। ये धूप से भोजन बनाएगा अपना, और ये भोजन प्रयोग करेंगे अदर एनिमल्स। मतलब ये खुद तो इसको यूटिलाइज करेगा ही, लेकिन जो इसके ऊपर डिपेंडेंट जो भी एक्वेटिक एनिमल है, मछलियाँ हैं या छोटे छोटे माइक्रोब्स है, वो इस पर डिपेंडेंट होंगे अपने भोजन के लिए। सो इस तरीके से क्या हो गया कि ये जो मेन मेन बेस बन गया किसका, वहाँ की फूड चेन सिस्टम का। देखिए, थोड़ा-सा और आगे देखते हैं। ओशन सन एनर्जी, ये क्या करता है, वहाँ की सन एनर्जी को यूज़ करता है, एसिमिलेट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, और सिंथेसाइज करता है क्या, ऑर्गेनिक मटेरियल कंपाउंड्स को, ठीक है। एंड वो क्या करता है, द डिमिनिशिंग नंबर ऑफ द दिस ऑर्गेनिज्म ड्यू टू, यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, इसके जो नंबर्स है वो कम होते जा रहे हैं, किसकी वजह से, डिप्लेशन ऑफ ओजोन की वजह से। देखो क्या होता है, मैं सिंपल से बता दूं, ये हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर ओजोन है, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। अभी क्या होता है कि जो सनलाइट होती है, सनलाइट जब ओजोन से टकराती है, तो उसकी जो यूवी रेज होती है, यूवी रेज क्या करती हैं, वो ओजोन द्वारा ऑब्जर्व कर ली जाती है। अब जब ओजोन खत्म हो जाएगी, ओजोन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो जो अर्थ के ऊपर है, जो हमारी ये मदर अर्थ है, इस मदर अर्थ के ऊपर क्या होगा, ओजोन सीधी सीधी आएगी। ये अर्थ है, और अर्थ पर ओजोन क्या करेगी, सीधी अल्ट्रावायलेट रेज छोड़ेगी। एंड अल्ट्रावायलेट रेज काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी इस फाइटोप्लैंक्टन को। हो सकता है ये फाइटोप्लैंक्टन खत्म हो जाए। अगर फाइटोप्लैंक्टन खत्म होता है, तो बेसिकली क्या होगा वहाँ पर कि जो जो हमारा अंटार्कटिका वाला रीजन है, जहाँ पे सारा का सारा एक्वेटिक जो लाइफ चल रही है, जो सारा लिविंग चैन है, जो फूड चैन है, किसके बेसिस पे चल रहा है, फाइटोप्लैंक्टन के बेसिस पे। तो अगर ये ऑर्गेनिज्म खत्म होता है, तो वहाँ का पूरा जो सिस्टम है, वो पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, खत्म होने को आ जाएगा। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है वो, कि जो फाइटोप्लैंक्टन है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है वहाँ के एग्जिस्टेंस के लिए। अगर मतलब फाइटोप्लैंक्टन नहीं होगा तो वहाँ का एग्जिस्टेंस भी खत्म हो जाएगा अर्थ पे, ठीक है जी। तो बेसिकली ये चीज़ बड़ी ध्यान से समझनी है आपको। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे क्या है, हाउ डू द जियोलॉजिकल फेनोमिना हेल्प अस टू नो द हाउ द हिस्ट्री एंड ह्यूमन काइंड। देखो, ह्यूमन काइंड मतलब इंसान का इतिहास कैसा है, ये जो ह्यूमन बींग है किस तरीके से देख इसका जो हिस्ट्री रही है, तो हम पढ़ते थोड़ा सा और समझते इसको कैसा रहा। द जियोलॉजिकल फेनोमिना मतलब जो एनवायरनमेंट में होने वाली जो इवेंट्स हम जियोलॉजिकल फिनोमिना के नाम से जानते हैं। ये क्या करती है, सेपरेटिंग करते वेरियस
कॉन्टिनेंट्स एंड वाटर बॉडीज। अब देखो एक चीज़ समझो, आपको पहले बताया गया चैप्टर में कि यहाँ पर अंटार्कटिका जिस रीजन के अंदर, वहाँ पे कभी इंडिया भी था, अफ्रीका भी था, सब इसी के आसपास थे, और इसको हमने क्या कहा था, सुपर कॉन्टिनेंट। सुपर कॉन्टिनेंट भी कौन सा वाले, गोंडवाना वाला, ठीक है। तो ये जो गोंडवाना था सभी की जगह था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता वैसे वैसे क्या हो गया, ये सारे पार्ट्स अलग अलग जगह शिफ्ट हो गए। सो बेसिकली ये जियोलॉजिकल फिनोमिना ही है जिसने क्या किया, सेपरेट कर दिया अलग अलग चीज़ों के अंदर, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को, ठीक है। और जो वाटर बॉडी है कि ये हिंद महासागर, ये प्रशांत महासागर, ये सारी चीज़ें बाद में डिवाइड हो गई, ठीक है। वन कंपैक्ट द लैंडमार्क्स टेल अस द अबाउट द एज ऑफ एग्जिस्टेंस। मतलब एक चीज़ हमें यहाँ से ये भी पता चलती है कि ह्यूमन की जो एग्जिस्टेंस है वो कब आई। मतलब आपको पता होगा, आपने सुना होगा कभी ना कभी कि जो इंसानों से पहले 650 मिलियन पहले धरती पर इंसान था ही नहीं, था नहीं। कौन था फिर भाई, डायनासोर्स थे। कौन थे, डायनासोर थे। अच्छा, इंसान क्यों नहीं था, रीज़न ये है कि इस समय जब डायनासोर्स थे यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा हाई था, बहुत ज़्यादा क्या था, टेम्परेचर हाई होने की वजह से इंसान की एग्जिस्टेंस यहाँ पे नहीं हो सकती। लेकिन जैसे गोंडवाना कॉन्टिनेंट क्या हुआ, इसमें कोलैप्स हुआ, टूटा वो, वैसे वैसे क्या हो गया, यहाँ का एनवायरनमेंट चेंज हुआ। और जो इंडिया में जो बहुत ज़्यादा पहले मतलब गर्म प्लेस माना जाता है गोंडवाना के अंदर, वो धीरे धीरे क्या हो गया, क्या हो गया, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर हो गया इंसानों के रहने लायक। तो डायनासोर क्या हो गया, वहाँ से गायब हो गए। और जो मैमल्स, मैमल्स इन द सेंस ऐसे एनिमल जो अपने बच्चों को मिल्क फीडिंग कराते हैं, मतलब दूध पिलाते हैं, तो ये लोग क्या हो गए, ये इनका एग्जिस्टेंस हो गया अर्थ पे। और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, एक पूरा का पूरा सिविलाइजेशन स्टैब्लिश कर लिया इस अर्थ पे, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से जो लैंड मास है वो अलग हुआ। आज ह्यूमन ह्यूमन है आज के टाइम पे क्या, पूरी धरती पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। सो थोड़ा सा और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा छठा क्वेश्चन है। सिक्स क्वेश्चन हमें क्या देखो बता रहा है कि व्हाट आर द इंडिकेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड, कि ह्यूमन के लिए इंडिकेशंस क्या है। देखो आज हम थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिकल बात करते हैं, एनवायरनमेंट का क्वेश्चन भी है हमारे लिए। जिस हिसाब से आज ह्यूमन बीइंग जो इंसान है वो एनवायरनमेंट को यूज़ कर रहा है, तो क्या वो आने वाले जो फ्यूचर के टाइम पे एनवायरनमेंट ऐसा ही रहेगा, नहीं रहेगा, क्या क्या चीज़ें किस तरीके से एनवायरनमेंट पर इफेक्ट हो रही है ह्यूमंस की वजह से, वही क्वेश्चन है डायरेक्टली यहाँ पे। सो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। सो सबसे पहले बताया गया, द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड कैन बी गेट डेंजर इन द एमिशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। देखो जिस तरीके से आज ह्यूमन बींग, तो क्या देखो रेस्पिरेट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, तो चीज़ ठीक है। लेकिन एक चीज़ और समझो कि इंसान ना फॉसिल फ्यूल भी यूज़ कर रहा है। फॉसिल फ्यूल क्या होता है कि जो मिलियंस ईयर पहले जो ज़मीन पे जो डेड बॉडीज़ के जो रिमेन्स है, उनको जलाने से जो कार्बनिक कंपाउंड निकलते हैं, कार्बनिक ऑर्गेनिज्म प्रोडक्ट निकलते हैं, वो एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। एंड इसके साथ साथ कुछ पॉइजनस गैसेस भी, देखो पॉइजनस गैसेस कहाँ से आ रही है, आपके घरों में रेफ्रिजरेटर होंगे, एसी होंगे, ये जी चीज़ें हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। तो ये क्या करती है, एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। दिस गैसेस डिप्लेट द ओजोन लेयर। मैंने बताया कि अर्थ है, अर्थ के ऊपर क्या होगा, ओजोन O3 है। अगर ओजोन को नुकसान पहुंचता है, तो धरती पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपको स्किन कैंसर हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्या, जो प्लांट की जो ग्रोथ है, वो रुक जाएगी, प्लांट ग्रोथ ही नहीं करेगा। इसके अलावा आपके जो आंखों में वो कैटरेस्ट, बोले तो जैसे मोतियाबिंद आप लोग कहते हो, जैसे कैटरेस्ट नाम की बीमारी हो सकती है, कैटरेक्ट नाम की बीमारी, ठीक है। ये बीमारी आपको आंखों में धुंधलापन लेके आती है। इसके अलावा भी और बहुत सारे हार्मफुल फैक्टर जो ओजोन ना होने की वजह से आपको हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एनवायरनमेंट इफेक्ट हो रहा है, दिस कॉज ऑफ द राइज टेम्परेचर ऑफ अर्थ। एंड साथ के साथ जैसे जैसे ओजोन खत्म होगी तो वैसे धूप की गर्मी सीधा धरती पे आएगी, और धरती पे आएगी तो गर्मी बढ़ेगी। गर्मी बढ़ने से देखो एनवायरनमेंट में देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, और गर्मी बढ़ने से इसका लेवल और भी ज़्यादा हाई हो जाता है। एंड जैसे जैसे धरती पे क्या होगा भैया, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा, वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा, और भी ज़्यादा हॉट होता रहेगा। और जितना ज़्यादा हॉट टेम्परेचर होगा उतनी तबाही मचेगी। और इस हॉट टेम्परेचर को हम लोग जनरली किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली ये जो सारी चीज़ें हैं हमारी बताती हैं किस तरीके से ह्यूमन बींग वो क्या कर रहा है, जियो पैराडाइज कर रहा है कि इस एनवायरनमेंट के अंदर जानबूझ के ऐसी एक्टिविटी हो रही है, मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ ह्यूमन की जो एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान में लेके जा रही है। इस वजह से ऐसा लगता है कि जो ह्यूमन काइंड का फ्यूचर थोड़ा सा डेंजर में जा रहा है धीरे धीरे। सो ये क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे चलते हैं, जहाँ पे देखेंगे हमारा कि जो वर्ल्ड जियोलॉजी का हिस्ट्री है वो कैसे अंटार्कटिका में टिकी हुई है। तो अगेन से बता दो, देखो मैंने बताया अंटार्कटिका इस चैप्टर का 20 है, तो वहीं उसी के आधार पे पूरा पूरा जो चैप्टर है हमारा, उसको हम पढ़ते हैं और कैसे हमारे लिए वो यूज़फुल है। जैसे आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो काफ़ी कुछ सीखा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्टली आपकी, द वर्ल्ड जियोलॉजिकल हिस्ट्री स्ट्रैप इन द अंटार्कटिका, हाउ इज़ द स्टडी ऑफ हिज रीजन यूज़फुल फॉर अस। हमारे लिए अंटार्कटिका की स्टडी कैसे हेल्पफुल रहने वाले। सो देखते हैं, द स्टडी ऑफ अंटार्कटिका रीजन कैन द हेल्पफुल टू अस टू अंडरस्टैंड द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट। देखो अब हमने चैप्टर में ये पढ़ा कि गोंडवाना कॉन्टिनेंट थे, तो क्या हमारा पास्ट, हमने प्रेजेंट में देखा थी शनि दोषी के थ्रू कि किस तरीके से वहाँ का एनवायरनमेंट अभी वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत कम है, ठीक है। और हमने फ्यूचर में देखा कि अगर यहाँ पे कोई भी इंटरप्शन होती
कोई भी चेंजेस अगर थोड़ा बहुत होता है तो ये फ्यूचर में बहुत बड़े चेंजेस देखने को हमें मिलेंगे, मतलब इसका बहुत हार्मफुल इफेक्ट भी हम पर हो सकता है। तो यहाँ से एक साफ साफ बात क्लियर होती है कि देखो प्रेजेंट तो हमें पता है, साथ के साथ हमें पास्ट और फ्यूचर की नॉलेज भी यहाँ से मिल सकती है। कहाँ पे? अंटार्कटिका में जा करके। It can help to get grasp where we have come from the एंड वेयर वी हैव कुड पॉसिबली हेडिंग। मतलब हमने ये देखा कि देखो 65 करोड़ ईयर पहले जब धरती पर डायनासोर्स थे, क्या थे? डायनासोर्स थे। इंसान एग्जिस्ट नहीं करता। ये तो हो गया हमारी हिस्ट्री कि हम लोग कहाँ से चल के आए, भैया हमारा जो पास्ट कैसा था। एंड साथ के साथ ये भी बताया गया किस तरीके से हमारी जो एक्टिविटीज़ है, वो एनवायरनमेंट को क्या कर रही है? इफेक्ट करती है, और उसकी वजह से हमें डेंजर्स में हम लोग जा रहे हैं। तो इट कैन टेल अस द सिग्निफिकेंस ऑफ द कोलिटरल फोल्ड्स एंड द प्री कैम्बियन ग्रेनाइट सील्ड्स, ओजोन, कार्बन एंड एवोल्यूशन एग्जिस्टेंस। देखो वर्ड्स की मीनिंग समझो। ये देखो ये बेसिकली क्या होती है? पहाड़ियों के जो फोल्ड्स होते हैं, प्री कैम्बियन ग्रेनाइट सील्ड्स होती है। मतलब क्या होते हैं? पहाड़ी जिन चीज़ें ग्रेनाइट्स की बनी हुई जो पहाड़ियाँ चट्टाने हैं, ठीक है। ओजोन कैसा है, कार्बन का एनवायरमेंट कैसा है, एवोल्यूशन। एवोल्यूशन देखो मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा कि इंसान कभी आदि मानव था। आदि मानव इन द सेंस कभी उसको इतनी अच्छी अकल नहीं थी, और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे उसने क्या किया? चेंज करा सोसाइटी में, मतलब एक नए नए रूप में आता गया। और आज हम प्रेजेंट ह्यूमन की बात करें तो आज का प्रेजेंट ह्यूमन काफ़ी स्मार्ट होता है, ठीक है। तो ये इट्स अ पार्ट ऑफ एवोल्यूशन। एंड एग्जिस्टिंग की बात करें, कुछ ऐसी प्रजातियां जो गायब भी हो गई, जैसे डायनासोर्स की हम बात करते हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने 8th क्वेश्चन की तरफ जल्दी से। जो हमारा 8th क्वेश्चन है हमारा, वो है हमारा द टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग चेंज थिंग विल टेक केयर दैम सेल्फ। व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ द स्टेटमेंट इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द अंटार्कटिक एनवायरमेंट। मतलब साफ साफ पूछा गया कि आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए, बड़ी चीज़ अपने आप ही हो जाएंगी। और ये चीज़ कैसे अपने आप में सही है अंटार्कटिक एनवायरनमेंट को लेकर के। देखो फिर से अगेन से वही बात याद दिला दूँ मैं, कौन सी? फाइटोप्लैंक्टन वाली। तो देखो स्टेटमेंट को पूरी तरह एनवायरनमेंट को लेकर काफ़ी बिल्कुल सही है अंटार्कटिका के मामले में। द स्मॉल चेंज इन द एनवायरनमेंट कैन द गिव राइज टू द ड्रास्टिक डेवलपमेंट। मतलब छोटी चीज़ अगर आप देखते हैं, थोड़ा बहुत चेंज भी अगर छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे तो बड़े बड़े बदलाव होते हैं। अब देखो एग्जांपल की तरह समझाने की कोशिश की है। अंटार्कटिका हैव स्मॉल बायोडाइवर्सिटी। अंटार्कटिका में क्या? छोटी मोटी डाइवर्सिटी, मतलब बहुत कम एनिमल्स ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे वहाँ पे, ठीक है। एंड इसके बाद क्या? द एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल ग्रास कॉल्ड द फाइटोप्लैंक्टन कैन द स्टडीज ऑफ द कॉन्टेस्ट ऑफ दीज माइक्रोस्कोपिक ग्रास अंडरगो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड सर्व एज द फूड फॉर अ नंबर ऑफ मैरीन एंड द बर्ड्स ऑफ एनिमल्स। देखो एक फाइटोप्लैंक्टन है, उस पूरे अंटार्कटिका एनवायरनमेंट की फूड चेन को कंट्रोल करता है। मतलब मैंने बताया था फाइटोप्लैंक्टन नहीं होगा, धूप नहीं लेगा, वो फूड प्रिपेयर नहीं करेगा, बाकी जो एनिमल्स है वो अपने आप ही डाई कर जाएंगे। क्यों? उन्हें उन्हें प्राइमरी फूड मिलेगा ही नहीं। सो इस तरीके से क्या होगा? पूरा पूरा जो फूड सिस्टम है डिपेंड ऑन द स्मॉल थिंग दैट इज कॉल्ड द फाइटोप्लैंक्टन। सो फाइटोप्लैंक्टन नहीं होगा तो वहाँ का जो पूरा का पूरा जो वहाँ के एनिमल्स है, जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स है, वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, वो मर जाएंगे बेचारे। एंड दिस होल प्रोसेस कैन द जियोपेडाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ marine birds and animals. So if we take care the process of carried over these small grasses and carried out the properly, the bigger animals and birds will fall into द प्लेस ऑफ देयर ओन। मतलब देखिए अगर हम छोटे से चीज़ का ध्यान रखेंगे अपने आप ही कि इसको कोई नुकसान ना हो, तो अपने आप ही वहाँ के जो बड़े बड़े एनिमल्स और जो बर्ड्स हैं वो अपने आप ही सही जगह पे ठीक हो जाएंगे। मतलब यही कहा जाता है कि जीवन में आप बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए, आप छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो जो बड़ी चीज़ है वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली अपने प्लेस पर सही हो जाएगी। अब चलते हैं हमारे इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्या है? वाई इज द अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। देखो पहले भी हमने डिस्कस कर लिया इसके बारे में कि जो अंटार्कटिका है वो हमें हर तरीके से आइडियाज़ देता है किस तरीके से हम लोग अर्थ पर, हमारा जो ह्यूमन है मिलियंस ईयर पहले कैसे हम लोग यहाँ पर आए हैं, और किस तरीके से हमने अर्थ को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होते देखा कि जो अंटार्कटिका था पहले, जो पूरा अंटार्कटिका किसके आसपास था? सुपर कॉन्टिनेंट के पास बसा हुआ था, जिसका नाम क्या था भैया? गोंडवाना। तो बेसिकली वहाँ पे बताया गया किस तरीके से आज के टाइम पे जो कोलिडिंग जो मासेस हैं, जो बड़े बड़े पहाड़ है, वो क्या हो जाते हैं? वहाँ पे पहाड़ पिघलते हैं, और वहाँ पे हमने देखा कि साइंस दोस्तों उसको प्रैक्टिकली देखती। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि जो बड़े बड़े जो मेल्टिंग कोलाइडिंग मासेस है वो किस तरीके से क्या होते हैं? पिघल रहे हैं, उसका फ्यूचर में क्या इफेक्ट हो सकता है। कुल मिला के देखो तीन चीज़ें देखो, आप समझने की कोशिश करो। पहली चीज़ है पास्ट में। देखो पास्ट में क्या हुआ कि हमारा पास्ट कहाँ से, ह्यूमन हिस्ट्री है कहाँ से उठ के आई है, ठीक है। किस तरीके से गोंडवाना हुआ करता था, किस तरीके से डायनासोर प्रेजेंट हुआ करते थे। फिर प्रेजेंट की हम बात करते हैं कि प्रेजेंट टाइम पीरियड में कैसे बताया गया कि वहाँ का एनवायरमेंट कैसा है, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कम है। फिर बताते हैं कि जो किस तरीके से फ्यूचर में अगर इस तरीके से ग्लेशियर वगैरह टूटता रहा, कोलैप्स होता रहा, तो धीरे धीरे
रहे कि ग्लोबल वार्मिंग का जो थ्रेट है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पे लिंक होती है ऑन द बेसिस ऑफ द अंटार्कटिक एनवायरनमेंट, ठीक है। एक ये चीज़ तो आपको साफ साफ क्लियर हो रही है चैप्टर में कि बार बार एक ही चीज़ घूम फिर के आ रही है। कुल मिला के जो चैप्टर है वो किसका है, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अगेन से मैं थोड़े से क्वेश्चन को ढंग से आपको पढ़ के बता दूँ। द मेल्टिंग ऑफ कोलिडिंग आइस masses also give the insight into how our future is going to be the we continue with the interference of the working of nature। देखो इसके जिस तरीके से जो ह्यूमन बीइंग है वो एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ कर रहा है एंड उसका फ्यूचर में इफेक्ट क्या होगा, बहुत ज़्यादा डेंजरस होने वाला है। क्यों? जिस हिसाब से आज के टाइम पे देखो जो सोर्सेज है, जो रिसोर्स होते हैं वो अर्थ पे क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं एंड हर एक ह्यूमन बीइंग चाहता है उसके पास मोर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, रिसोर्सेज हो। एंड इसी वजह से देखो और भी स्पीसीज है जिनका अधिकार हमारे एनवायरनमेंट पर होता है, सिर्फ इंसान ही नहीं है यहाँ पे। इस एनवायरनमेंट में बहुत सी प्रजाति के एनिमल पाए जाते हैं और उनका भी प्रॉपर राइट होता है हमारे जो सराउंडिंग में जितने भी रिसोर्सेज प्रेजेंट होते हैं। सो इस तरीके से हमें शेयर भी करने के साथ एंड मोर ओवर अंटार्कटिक होल्ड्स इनटू द डेप्थ ऑफ आइस 5 मिलियन ईयर ऑफ कार्बन रिकॉर्ड, कि वहाँ पर देखेंगे तो लगभग 50 मिलियंस की बात करें, हाफ ईयर्स की अगर बात करें तो 50 मिलियंस पहले, सॉरी हाफ मिलियंस की बात यहाँ पे की जा रही, 1.5 मिलियंस, हाफ मिलियंस की बात करें तो वहाँ पे देख रहे हैं कि वहाँ पे जो कार्बन की रिकॉर्ड है काफ़ी पुराने, मतलब जो पास्ट को इंडिकेट करते हैं हमारे। और प्रेजेंट के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ कि जो प्रेजेंटली की बात करेंगे कि जो देखो पास्ट तो हमने अंडरस्टैंड कर रहे हैं, साथ के साथ इसका जो प्रेजेंट और फ्यूचर भी हम इसके थ्रू समझ सकते हैं। जो इसलिए अगर हम बात करते हैं अंटार्कटिका आज एक इम्पॉर्टेंट प्लेस हो जाता है ये जानने के लिए कि हम लोग कहाँ से आए हैं, कैसा जीवन जी रहे और भविष्य में एनवायरनमेंट को लेकर के हमारे ओपिनियंस क्या हो सकते हैं। तो आई होप सो ये क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगा हो आपको समझने में, बट ये सबसे सिंपल सीधा क्वेश्चन है किस तरीके से जो हमारा अंटार्कटिका है हमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में हमें क्या करता है, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है किस तरीके से हमें अपने लाइफ के अंदर एनवायरनमेंट को इंपॉर्टेंट देना चाहिए। सो बेसिकली मैं ओवरव्यू दे दूँ इसमें क्या क्या देखो याद रखना है आपको। एक तो हमारे ऑथर के बारे में याद रखना है कि वो मद्रास से निकल करके कहाँ गई थी, अंटार्कटिका गई थी। एंड दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि जो ग्रीन जी ऑफ ग्रीन है वो बच्चों को लेके कहाँ जाते थे भैया, अंटार्कटिका लेके जाते। तीसरी चीज़ याद रखनी है फाइटोप्लैंक्टन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। इसके बाद बताया गया कि अंटार्कटिक का जो एनवायरनमेंट है वो दुनिया से किस प्रकार से अलग है। तो ये कुछ चीज़ें आपको बार बार रिमाइंड करके रखनी है चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सो आई होप कि आपको चैप्टर ढंग से समझ आ गया हो। अगर आप वीडियो में बने हुए हैं लास्ट तक तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।